हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग जानते हैं ये चैनल आप लोग का बहुत पॉपुलर चैनल हो चुका है। किसके? आपके सपोर्ट से, विक्ट्री मेंटरशिप। और इसमें हम लोग ने जो इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट की है उसमें आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक करेंगे जो आपका इन्वायरमेंट में भी काम आता है और ज्योग्राफी में, क्योंकि आप जानते हो ईवीएस टॉपिक जो है इकोलॉजी इन्वायरमेंट वो पिछले 6-7 सालों में बहुत पॉपुलर हुआ है। लेकिन उसके पहले ईवीएस के यानी इन्वायरमेंट के बहुत सारे टॉपिक किसमें ऐड थे? ज्योग्राफी में थे। तो इसी में से एक टॉपिक लेके आया हूं, नेचुरल वेजिटेशन या प्राकृतिक वनस्पतियां। इसमें ये टॉपिक ज्योग्राफी में भी काम आता है, क्योंकि आप जब एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे 11th की और 9th की और 6th की 7th की, उसमें भी ये टॉपिक आप लोगों को मिलेंगे। तो हम बहुत होलिस्टिक वे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नेचुरल वेजिटेशन पहले हम ये समझेंगे ये होता क्या है, उसको हम लोग जानते हैं। ध्यान रखिएगा, इन्वायरमेंट, क्योंकि हमारा नेचुरल वेजिटेशन कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से बना हुआ है। मैंने बोला था ये टॉपिक आप लोग का इकोलॉजी इन्वायरमेंट में भी उतना ही पॉपुलर है जितना आप लोग का ज्योग्राफी में है। ठीक है, इन्वायरमेंट होता क्या है? हमारे आसपास का बायोटिक अबायोटिक जो कंपोनेंट होता है जो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कहीं वेदर खराब है यानी आंधी तूफान, वेदर डिस्टरबेंस हो रहा, वो हमें इन्फ्लुएंस कर रहा है। वही ह्यूमन बीइंग ने बड़े बड़े डैम बनाए हैं, बड़े बड़े फॉरेस्ट को कट किया है, वो क्या है? हम उसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जब दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं और उसके सराउंडेड क्या है, हम आप रहते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट बोलते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे कंपोनेंट आते हैं, जिसमें आते हैं नेचुरल में क्या आ जाएंगे? माउंटेन आ जाएंगे, रिवर आ जाएंगे। क्योंकि देखिए, माउंटेन और रिवर हम क्रिएट नहीं करते हैं, ये नेचुरल फीचर्स होते हैं, यानी प्राकृतिक विशेषताएं होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंसानों द्वारा इन्वायरमेंट का निर्माण नहीं किया गया है। तो आप देखोगे ह्यूमन बीइंग द्वारा कई सारी चीजें डेवलप की गई हैं, जैसे पार्क हो गया, डैम हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सभी ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के अंतर्गत आएंगे आप लोग को। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग इन्वायरमेंट के हमारे कई सारे कंपोनेंट होते हैं, उनमें एक एक करके हम लोग डील करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या आ जाएगा? लैंड आ जाएगा, एयर आ जाएगा, वाटर आ जाएगा और लिविंग थिंग्स आ जाएंगे। लिविंग थिंग्स को हम क्या बोलते हैं? बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में क्या आ जाएगा? प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, फंगस एसेट्रा। ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें देखेंगे यही चीज दे रखा है बायोटिक में। देखो, प्लांट और एनिमल। अबायोटिक क्या होता है? जो टेम्परेचर, वाटर, एयर, लाइट एसेट्रा, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, वाटर के बिना प्लांट और एनिमल सरवाइव नहीं कर सकते, बिना सॉइल के प्लांट सरवाइव नहीं करेगा, और प्लांट सरवाइव नहीं करेगा तो एनिमल्स को फूड नहीं मिलेगा, इवन ह्यूमन बीइंग को भी नहीं मिलेगा। लेकिन क्या बिना प्लांट के एयर क्लीन हो सकती है? क्या बिना एनिमल के मिट्टी या सॉइल फर्टाइल हो सकती है? नहीं। यानी इससे प्रूफ होता है इस अर्थ का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बायोटिक अबायोटिक दोनों के सपोर्टिव रोल से है, और इन दोनों के सपोर्टिव रोल को हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यानी सहजीवी संबंध। ठीक है, चलते हैं आगे हम लोग। देखिए, मैंने एग्जांपल दिया था आप लोग को ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट का, बिल्डिंग्स हो गए, पार्क हो गए, रोड्स हो गए, ये जो हमने इंफ्रा डेवलप किया है हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, एक बीच में आ गया यहां पे ह्यूमन ने अदर इन्वायरमेंट बनाया है, जैसे हम अपने सिस्टम को डेवलप करते हैं। इसमें एक सिस्टम आता है बार्टर सिस्टम। इसमें क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं वस्तु विनिमय। यह बहुत पुराना सिस्टम है। इसको इससे पहले भी एक सिस्टम था जिसे शायद आप लोग जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो कुछ नया सीखने को मिलेगा। वो क्या है? साइलेंट ट्रेड। आपको सर ये क्या नया बवाल है? साइलेंट ट्रेड वो हुआ करता था जब, सोचिए,
मैं आपकी लैंग्वेज नहीं जानता हूं और आप मेरी, तो सोचिए हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे दूसरे से। लेकिन ह्यूमन बीइंग को सरवाइव करने के लिए कम्युनिटीज की आवश्यकता पड़ती है डेफिनेटली। तो वो लोग करते क्या थे, मान लीजिए दो ट्राइब्स हैं, फॉर एग्जाम्पल हम एक नागास ले लेते हैं, एक हम कुकीज ले लेते हैं। अगर दोनों के बीच में कोई ऐसी गुड्स होंगी जो दोनों को रिक्वायरमेंट होगी, वांटेड होगी, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे का सामान रख देंगे और दोनों एक दूसरे दूर चले जाएंगे। एक व्यक्ति आएगा, वो देखेगा कि मेरे सामान के बदले उतना सामान दिया गया है तो उसको लेकर चला जाएगा, नहीं तो वो उस सामान को बिना टच किए वापस चला जाएगा। फिर वो समुदाय दोबारा आएगा, उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा देगा कि भैया लो थोड़ा बढ़ा दिया, अब ले लो। तो इस तरह साइलेंट ट्रेड भी हुआ करता था। तो बार्टर सिस्टम क्या था, जब करेंसी वैल्यू सिस्टम नहीं था तब लोग क्या करते थे, वस्तुओं का आदान प्रदान या विनिमय करते थे एक दूसरे के साथ। ठीक है, इसी बोलते हैं वस्तु विनिमय सिस्टम। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली, एक वस्तु के बदले हम दूसरी वस्तु को लेने देने का काम करते हैं। अब आते हैं 5 जून को हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में मनाते हैं, यह सबसे कॉमन पॉइंट है। और अगर किसी को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस बार जो 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था उसकी थीम क्या थी। उसकी थीम थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। क्या थी, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन इस बार की थीम थी। बीट प्लास्टिक पोल्यूशन 2023 की वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की थीम थी। देखिए, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर 3 डोमेन पाए जाते हैं। एक को क्या बोलते हैं, लैंड यानी लिथोस्फीयर, यानी जिस अर्थ क्रस्ट के सरफेस पे हम रहते हैं उसे बोलते हैं लैंड या लिथोस्फीयर या स्थलमंडल बोलते हैं। ठीक है, वहीं जो आपकी वाटर बॉडी है उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर। जो एटमॉस्फेयर है उसे बोलते हैं एटमॉस्फेयर। और जहां पर एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, कई बार बच्चे इस फिगर को बनाने में गलती करते हैं। कैसे करते हैं, वो क्या करते हैं, फिगर कुछ ऐसे बना देते हैं और एयर को यहां, वाटर को यहां और लैंड को यहां करते हैं, कि ऐसा नहीं है। यही चीजें एग्जामिनर आपकी देखता है मेंस के पेपर में, कि अगर एटमॉस्फेयर ऊपर है तो भैया एटमॉस्फेयर हमेशा ऊपर होना चाहिए। लैंड आप यहां कर सकते हैं, वाटर यहां कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए देखो एटमॉस्फेयर ऊपर दिया गया है। जहां पर लैंड, वाटर, एयर आपस में इंटरेक्ट करते हैं उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। और इसी बायोस्फीयर को बोलते हैं डोमेन ऑफ लाइफ, यानी जीवन की, लाइफ की कहीं भी एग्जिस्टेंस है तो वो कौन सा एरिया है, जहां पर लैंड, वाटर, एयर इंटरेक्ट करता है एक नैरो जोन में। ठीक है, उसी को बोलते हैं जैव मंडल। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये लाइफ को सपोर्ट करता है। इतनी चीजें आप लोग क्लियर हो गई होंगी, तो चलते हैं हम लोग आगे। अब देखते हैं इकोसिस्टम। हालांकि मैं इकोलॉजी इन्वायरमेंट में आप लोग को इकोसिस्टम अलग से पढ़ा चुका हूं। अगर जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो जाकर इस चैनल पे आप लोग वीडियो की लिस्ट में जाएंगे तो इकोलॉजी इन्वायरमेंट की मेरी वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि यहां पे उस चैप्टर में थोड़ा सा इकोलॉजी इन्वायरमेंट दे रखा था तो मैंने उसे डील किया है। देखो इकोसिस्टम होता क्या है, 2 टर्म्स होते हैं, एक होता है इकोसिस्टम, एक होता है इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है, जब कोई ऑर्गेनिज्म, कोई एनिमल अपने फिजिकल इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल एयर के लिए, ब्रीदिंग के लिए, शेल्टर के लिए। तो ध्यान रखिए, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म, एनिमल अपने फिजिकल इन्वायरमेंट से अपने सर्वाइवल के लिए इंटरेक्ट करता है तो उसे बोलते हैं इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी टर्म्स को किसने दिया था, जर्मन साइंटिस्ट
अर्नेस्ट हैकेल ने। वही इकोसिस्टम क्या होता है? जब कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से, यानी एक एनिमल दूसरे एनिमल से इंटरेक्ट करता है अपने सर्वाइवल के लिए और एनर्जी के एक्सचेंज के लिए। जैसे कोई घास को हिरण खा रहा है तो एनर्जी इंटेक कर रहा है, कोई लायन किसी हिरण को खा रहा है तो उससे एनर्जी इंटेक कर रहा है। तो ये जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है उसी को बोलते हैं इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम टर्म्स को किसने दिया था? यूके यानी ब्रिटिश साइंटिस्ट एजी टॉन्सले ने, आर्थर जॉर्ज टॉन्सले ने दिया था इस टर्म्स को। देखिए यहां पे लिखा होगा, इसीलिए मैंने कीवर्ड्स को हाईलाइट भी कर दिया है। एनर्जी के एक्सचेंज के लिए होता है ये, ठीक है। इंटरेक्ट all living organism with each other with physical and the chemical factor of environment which they live like by the transfer of energy। यानी ये एनर्जी के एक्सचेंज के लिए एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब इकोसिस्टम में कोई बड़ा सा पॉन्ड भी आ जाएगा, एक पानी की बूंद भी आ जाएगी। कैसे? आप दुकान पे कई बार जूस पीते हो, आप जूस पीने बाद स्ट्रॉ को फेंक देते हो, आप क्या देखते हो? 5 मिनट बाद उस स्ट्रॉ के आसपास चींटियां लग जाती हैं। आखिर चींटियां क्यों लगी? यानी चींटियों के लिए वहां कुछ था, फूड था, किसी के लिए शेल्टर था, वही चीज है। इकोसिस्टम क्या है? किसी भी एनिमल के लिए कंडीशन देता है, चाहे वो फूड के थ्रू, चाहे वो शेल्टर के थ्रू, चाहे वो एनर्जी के थ्रू, उसी को बोलते हैं इकोसिस्टम। जैसे इस हम तालाब का एग्जांपल ले सकते हैं। अब ये मछली है, मछली के लिए घर भी मिल रहा है, फूड भी मिल रहा है, किसी अदर एनिमल जो है जो मछली को खा रहा है उसको फूड मिल रहा है, किसी प्लांट को यहां सर्वाइवल की कंडीशन मिल रही है। यानी सभी के लिए कुछ ना कुछ यहां पे है। इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम, क्योंकि यहां एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। चलते हैं आगे हम लोग। अब देखिए नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। देखो नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? ये मैंने जो कीवर्ड्स हैं वो एज इट इज एनसीईआरटी से लिए हैं ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन रेफर प्लांट कम्युनिटी विच हैज ग्रोन नेचुरली विदाउट एनी ह्यूमन एड। यानी बिना किसी मानव हस्तक्षेप के जब कोई प्लांट ग्रोथ करता है उसे बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। इसको कई बार हम लोग वर्जिन वेजिटेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। वो जो किसी, भाई अब देखो वर्जिन क्या है? जिसमें किसी का कोई इंटरफेयर नहीं है, जो प्योर फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है। इन जंगलों का, अब जंगल में कौन गया होगा बहुत अंदर डेंस, तो जो जंगल ऐसे हैं जो बिना मानव हस्तक्षेप के, बिना ह्यूमन एड या इंटरफेरेंस के नेचुरली ग्रोथ कर रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। अब देखो वर्जिन का मतलब क्या होता है? प्योरली इंडियन, यानी इनको हम इंडिजीनस प्लांट भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे भारत में नीम और तुलसी को हम ले सकते हैं, हल्दी ले सकते हैं, ये हमारे इंडिजीनस है। लेकिन सारे ऐसे नहीं होते, जो बाहर के होते हैं उन्हें बोलते हैं एक्सोटिक प्लांट या फिर एलियन स्पीसीज भी बोलते हैं। एलियन स्पीसीज में आपने कांग्रेस ग्रास, ठीक है, लेंटाना, इन सब का नाम सुना होगा। जो अमेरिका के साथ हमारा एक एग्रीमेंट हुआ था BL 480, इसके तहत हम अमेरिका से गेहूं का आयात करते थे। उस गेहूं के साथ वो खरपतवार आ गई थी और वो यहां पे हमने फेंक दिया उसको निकाल के गेहूं से, अब वो यहां की मिट्टी में लग गया। आज हमारे लिए वो मुसीबत है, ठीक है। तो समझ गए, वर्जिन प्लांट और विदेशी प्लांट क्या, तो जो इंडिया के नहीं होते हैं वो हमारे क्लाइमेट के लिए अच्छे नहीं होते हैं। जो हमारे स्वदेशी होते हैं वो हमारे इकोसिस्टम के लिए भी अच्छे होते हैं। हमारे एनिमल्स को, हर्बीवोर्स होते हैं, उनको ग्रेजिंग लैंड भी प्रोवाइड करते हैं, यानी खाने पीने की चीजें भी उनको उपलब्ध कराते हैं, भोजन। लेकिन जो विदेशी प्लांट होते हैं
वो हमारे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग सूट नहीं करते। जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज पसंद नहीं है, वो आप नहीं खाओगे। ऐसे ही जो स्वदेशी प्रजातियां होती हैं, उसके हमारे जो एनिमल होते हैं हर्बीवर्स, वो उसके हैबिचुअल होते हैं। जो विदेशी होते हैं वो उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं होता। तो धीरे धीरे क्या करते हैं, हमारी इंडिजीनस जो प्लांट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, एलियन स्पीसीज फैल जाते हैं। इससे हमारे इकोसिस्टम को बहुत बड़ा मेजर लॉस होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये वही चीज है वेजिटेशन। देखो वेजिटेशन का हमेशा दो चीजों से बहुत संबंध है। ठीक है, ऊंचाई से, जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे वेजिटेशन की टाइप्स आपकी बदलती रहेगी। इसमें और भी कई फैक्टर होते हैं, जैसे टेम्परेचर, मॉइस्चर, स्लोप एंड सॉइल। ये सभी फैक्टर भी हमारे वेजिटेशन के ग्रोथ करने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखो, हम नेचुरल वेजिटेशन को 3 टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं। पहला होता है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट हम उस एरिया कहते हैं जहां पर रेनफॉल 200 सेंटीमीटर और इससे ज्यादा होती है। ठीक है, जहां पर 200 सेंटीमीटर या इससे ज्यादा वर्षा होती है वहां पर फॉरेस्ट लैंड डेवलप होते हैं। जहां पे रेनफॉल 100 से 150 सेंटीमीटर होती है वहां पर ग्रासलैंड डेवलप होते हैं। जहां पे रेनफॉल 70 सेंटीमीटर से कम होती है वहां पर सर्फ्स यानी झाड़ियां बनती हैं। ये याद रखिएगा, ये रेनफॉल की जो यूनिट है इसको डेफिनेटली याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा। ध्यान रखिएगा, जहां पर प्लेंटीफुल रेनफॉल और टेम्परेचर होगा, भाई जहां पे बारिश ज्यादा होगी डेफिनेटली वहां पे फॉरेस्ट लैंड बनेंगे, मॉइस्चर मिलेगा, ह्यूमिडिटी मिलेगी, सन की लाइट होगी, तो जाहिर बात डेंस फॉरेस्ट बनेंगे। ग्रास लैंड के लिए 100 to 150 और सब्स यानी झाड़ियों के लिए 70 सेंटीमीटर से कम। ये ज्यादातर ड्राई रीजन में होंगे और ग्रास लैंड किस में होंगे, मॉडरेट, नाइदर टू हाई नॉर लो। ठीक है, मॉडरेट कंडीशन में होंगे। अब देखो, फॉरेस्ट डेफिनेटली कई टाइप के होते हैं, लेकिन हम देखेंगे जो आपके एग्जाम में यहां से मान के चलिए क्वेश्चन भी आते हैं और बहुत से बच्चे इन क्वेश्चन को गलत भी करते हैं, लेकिन इतनी उम्मीद है कि आज के बाद आप यहां पे गलती नहीं करेंगे। जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसोसियस, एवरग्रीन टेम्परेट, टेम्परेट डेसोसियस, इन सबको हम देखेंगे। पहला हम देखते हैं अब फॉरेस्ट के बारे में। फॉरेस्ट वो होते हैं जहां पे रेनफॉल 200 या इससे ज्यादा सेंटीमीटर की वर्षा होती है, प्लेंटीफुल होती है। ये फॉरेस्ट 2 टाइप के होते हैं, एक ओपन फॉरेस्ट होते हैं, एक डेंस होते हैं। हम डेंस फॉरेस्ट की बात भी करेंगे, ओपन की भी बात करेंगे। ठीक है, ये आपको फिगर में दिखाई पड़ रहा होगा, ये हाईली डेंस फॉरेस्ट है। इतना डेंस है कि दिन के डे टाइम में भी सन की लाइट इसके अंदर नहीं पहुंच पाती है, इसीलिए दिन के टाइम भी इसमें अंधेरा होता है। इसलिए ऐसे फॉरेस्ट को हम कई बार डार्क फॉरेस्ट भी बोलते हैं। बच्चों एक मिनट, ये देखो एवरग्रीन फॉरेस्ट, इनको हम लोग कई बार रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ये वहां होते हैं जहां पर रेनफॉल 250 सेंटीमीटर और इससे ज्यादा होती है। ठीक है, उससे ज्यादा होती है। ये फॉरेस्ट दुनिया में कहां पाए जाते हैं, इक्वेटर के आसपास। ये लाइन दिखाई पड़ रही है आप लोग को, इक्वेटर के आसपास, इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ के बीच पाए जाते हैं। इनके जो फेमस एरिया हैं, ब्राजील का अमेज़न फॉरेस्ट, अफ्रीका का कॉन्गो बेसिन और साउथ ईस्ट एशिया लाइक इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर एसेट्रा, ये सभी कंट्री ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आती हैं।
जिनको एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। देखो इक्वेटर के आसपास दिखाई पड़ती है और यहां पर इस फॉरेस्ट में क्या होता है, पर डे बारिश होती है, क्योंकि इक्वेटर के पास क्या होता है, किस टाइप की रेनफॉल होती है पता होगा आप लोग को, कन्वेंशनल रेनफॉल होती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। यह वर्षा क्या होती है, संवहनीय प्रकार की होती है और यह रेनफॉल पर डे 4 PM के आसपास होती है, इसलिए इसे 4 o'clock रेनफॉल बोलते हैं, 4 बजे की वर्षा बोलते हैं। और सोचो जहां पर डे बारिश होगी वहां पर डेफिनेटली एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाएंगे। यहां पर एवरग्रीन बोलने का वजह क्या होती है, यहां पर कभी भी पेड़ों के अंदर कोई पर्टिकुलर ड्राई सीजन नहीं आता। जैसे हमारे वहां जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं ट्रॉपिकल डेसोसियस, या उन्हें हम लोग पतझड़ वन भी बोलते हैं, गर्मियों के मौसम में ये मॉइस्चर को कंटेन करने के लिए अपने प्लांट के ट्री को, प्लांट की लीफ को सेडेड कर देते हैं, गिरा देते हैं, इसलिए कम वाटर में ये लोग सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन जो यहां पे होते हैं, यहां पर मान लीजिए 100 टाइप के पेड़ हैं, तो ये सारे पेड़ एक साथ अपनी पत्तियां नहीं गिराते। अगर 100 ट्री है तो 50 अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, 50 खड़े होते हैं। तो ऊपर से देखने पर इनकी कैनोपी हमेशा ग्रीन दिखाई पड़ती है, इसलिए इनको एवरग्रीन बोलते हैं। ये इतने डेंस होते हैं कि सन की लाइट भी डे टाइम में इनको पेनिट्रेट नहीं कर पाती, इसलिए इनको कई बार हम लोग डार्क फॉरेस्ट भी कहते हैं। इसकी हिंदी काला वन नहीं करेंगे, घने वन करेंगे, ठीक है। यहां के प्लांट हार्ड वुड के लिए फेमस है, इतनी हार्ड लकड़ियां होती हैं कि इन पे कुल्हाड़ियां, हैमर तक टूट जाते हैं, इतनी हार्ड होती है, ठीक है। यहां की लकड़ियां फर्नीचर में काम आती हैं, ट्रांसपोर्टेशन में काम आती है। आपने अगर रेलवे ट्रैक देखा हो तो रेलवे ट्रैक में पहले लकड़ियां लगती थी बीच में, या तो इनकी लकड़ी इस्तेमाल होती थी या टीक की और साल की। सोचो इतनी हैवी लकड़ी जिसपे हजारों टन की ट्रेन दौड़ रही है, ठीक है। यहां के जो फेमस ट्री हैं वो है रोजवुड, ठीक है, इबोनी और महोगनी, ये हाईलाइट कर दिया मैंने। रोजवुड, इबोनी, महोगनी एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ये नाम याद रखिएगा, एग्जाम में डेफिनेटली पूछेगा, ठीक है। आगे चलते हम लोग। यहां पे दुनिया का सबसे बड़ा सांप पाया जाता है, इसका नाम है एनाकोंडा। आपने हॉलीवुड की कई मूवियां देखी होंगी, उसमें आपने एनाकोंडा सांप को देखा होगा, ठीक है। और यहां पर जो जंगल पाए जाते हैं, खास करके ब्राजील में, इन जंगलों को सेल्वास कहते हैं और इन जंगलों को हम लोग लंग ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट होते हैं दुनिया की 20% ऑक्सीजन अकेले रिलीज करते हैं, ठीक है। सोचो आईयूसीएन की ऑफिशियल साइट पे मिलेगा, जो ब्राजील के अमेज़न फॉरेस्ट है अकेले ये 20% करते हैं, और पूरे वर्ल्ड के रेन फॉरेस्ट ऑलमोस्ट 46% ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। सोचिए ये कितने इंपॉर्टेंट है। अभी इस पे परसों द हिंदू में रिपोर्ट आई है कि ये बहुत तेजी से ड्राई हो रहे हैं, इनमें फॉरेस्ट फायर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इनको कंजर्व करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, ठीक है। ये था आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट बारे में। अब देखेंगे डेसोसियस, इन्हें हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। पर्ण मतलब पत्तियां, पाती मतलब गिर जाना, जिन पेड़ों की पत्तियां एक पर्टिकुलर सीजन में गिर जाती हैं, इन पेड़ों को हम लोग मॉनसून फॉरेस्ट बोलते हैं,
क्योंकि ये मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में सबसे पॉपुलर होते हैं। ये कहां कहां पाए जाते हैं? इनका मेजर पार्ट पाया जाता है इंडिया में, सम पार्ट लोकेटेड इन नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया एंड सम सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, सेंट्रल अमेरिका के कौन कौन से एरिया वो आप देख लेंगे। ये जो मैक्सिको वाला एरिया सेंट्रल अमेरिका वाला, यहां पर इंडिया में तो पाया ही जाता है, और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में। ये इसके मेजर रीजन है ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट। देखिए यहां के जो प्लांट होते हैं वो एक पर्टिकुलर मौसम में क्या करते हैं, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, सेट कर देते हैं। कितने? 6 से 8 वीक के लिए, 6 से 8 वीक के लिए ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ताकि ये कम वाटर में भी सरवाइव कर सके। तो ये पानी नहीं रहेगा तो पत्तियां होंगी, तो फोटोसिंथेसिस में वो ज्यादा वाटर कंज्यूम करेंगी, तो कम वाटर में सरवाइव करने के लिए ये प्लांट अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। यहां के जो पॉपुलर ट्री हैं, क्या आप इन फिगर दे सकते हैं? नीम का पेड़, साल का, सागौन का और शीशम का। हमारे इंडिया में अगर आप नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में देखोगे तो हमारे घर के जो फर्नीचर बने होते हैं ज्यादातर इन्हीं लकड़ियों के बने होते हैं। यहां पर इस क्लाइमेट में, इस फॉरेस्ट में जो एनिमल पाए जाते हैं, ध्यान रखिए जब भी वेजिटेशन पढ़िए तो 2-3 चीजें बहुत जरूरी है, उनकी लोकेशन, प्लांट, एनिमल, अगर कुछ पर्टिकुलर फीचर स्पेशल है तो वो। ठीक है, यहां पे जो एनिमल पाए जाते हैं, टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, लंगूर, मंकी। ठीक है, अब देखो ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इसे हम बोलते हैं गोल्डन लंगूर। गोल्डन लंगूर, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2 बार पूछा है। ठीक है, गोल्डन लंगूर हमारे असम में, ठीक है, पाए जाते हैं, और ये इंडिया का एंडेमिक स्पीसीज यानी स्वदेशी है। ये दुनिया में कहीं और नहीं पाया जाता। जैसे आपने लंगूर देखे होंगे अपने घरों के आसपास तो ग्रे कलर के देखे होंगे, लेकिन गोल्डन लंगूर नहीं देखे होंगे। वहीं ये लॉयन, मेक इन इंडिया वाला लॉयन है ये, और ये कहां पाया जाता है? गिर फॉरेस्ट में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये एनिमल भी याद रखिएगा, इसलिए मैं फिगर के साथ लेके आया हूं ताकि आप लोग को ब्रेन में बस छप जाए कि एग्जाम में आए तो बटर की तरह क्वेश्चन करते हुए निकल जाइए। ये है स्वाम्पी डियर। अब देखते हैं टेम्परेट एवरग्रीन। ठीक है, शीतोष्ण सदाबहार, ये कहां पाया जाता है? मिड लैटिट्यूड। अब देखो मिड लैटिट्यूड क्या होता है, ये हालांकि फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, फिर भी आप समझ लीजिए। ठीक है, बिटवीन 23.5 टू 66.5 का जो एरिया होता है उसे हम बोलते हैं मिड लैटिट्यूड, यानी ये मध्य अक्षांशों में पाया जाता है। ठीक है, कहां पर वो मैं मैप में दिखा देता हूं आप लोग को। ये देखिए, ये जो ये वाला एरिया है आप देख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं मिड लैटिट्यूड। 23.5 से 66.5 इसके बीच का जो एरिया है उसी को बोलते हैं मिड लैटिट्यूड। इसके ये नॉर्थ साउथ दोनों में होगा, ध्यान रखेंगे। अब देखिए ये मध्य अक्षांशों में पाया जाता है। कीवर्ड ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैंने कीवर्ड को हाईलाइट कर दिया है, ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, यानी ये महाद्वीपों के पूरब में पाया जाता है। स्पेशल लोकेशन क्या है? साउथ ईस्ट यूएसए। अगर साउथ ईस्ट यूएसए एग्जाम में ना दे, वो क्या दे दे? फ्लोरिडा या कैलिफोर्निया। तो पता होना चाहिए कैलिफोर्निया साउथ वेस्ट में है और साउथ ईस्ट में क्या है? फ्लोरिडा। अभी दिखाऊंगा साउथ चाइना और साउथ ईस्ट ब्राजील। चलिए मैप में वापस आते हैं हम लोग।
अब देखो ये वाला एरिया है फ्लोरिडा का, भाई ये साउथ ईस्ट हो गया ना ये, और ये हो गया कैलिफोर्निया, ये साउथ वेस्ट हो गया। तो ये चीज पता होनी चाहिए। अब इसी लाइन में जाओ तो साउथ चाइना, इसी में साउदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो साउथ ईस्ट ब्राजील। तो ये नॉर्दर्न का हो गया, ये साउथ का हो गया। तो लोकेशन आप लोग याद कीजिएगा, ये क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका रिवीजन जरूर कर लेना। ये इस क्लास से डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखेंगे, अब ये ऐसा अभी तक हमने क्या देखा, हार्ड वुड क्लाइमेट, यानी जहां पर कठोर लकड़ी पाई जाती है। अब यहां पे क्या है, बोथ हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों हैं। तो पता होना चाहिए हार्ड और सॉफ्ट दोनों हैं। तो कौन कौन से हैं, ओक, पाइन और यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस जो एक्चुअली ऑस्ट्रेलियन ओरिजिन का प्लांट है। देखो यहां लिखा है पाइन, ओक, ये ऐसे पेड़ होते हैं, आप देख लीजिए फिगर्स में। मैंने कोशिश की है सारी चीजें एक जगह बंच में अवेलेबल करवाने की, ताकि आप लोग को कहीं भी भटकना ना पड़े। ठीक है, तो ये दोनों के लिए फेमस है, सॉफ्ट एंड हार्ड वुड दोनों का मिक्स फॉरेस्ट लैंड यहां पाया जाता है। अब देखेंगे टेम्परेट डेसोसियस, यानी शीतोष्ण पर्णपाती। फिर इसकी आप देखेंगे वो था साउथ ईस्ट लोकेशन में, ये था नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ यूएसए। और नॉर्थ ईस्ट कौन सा होगा, ये होगा न्यूयॉर्क वाला एरिया। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट चाइना, न्यूजीलैंड, चाइल या चिली दोनों पढ़ते हैं इसको। ठीक है, वेस्टर्न यूरोप। लोकेशन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, लोकेशन इनको देखो, कुछ चीजें कॉन्सेप्ट होती हैं, कुछ चीजें आपकी फैक्ट होते हैं। तो ये दोनों का कॉकटेल है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहां भी ड्राई सीजन आता है, लेकिन ये विंटर ड्राई होता है। जैसे हमारे वहां के जो मॉनसून फॉरेस्ट होते हैं समर में अपनी पत्तियां गिराते हैं, लेकिन यहां के पेड़ विंटर में ड्राई सीजन से बचने के लिए अपनी पत्तियां गिराते हैं। तो ये डिफरेंस है ट्रॉपिकल डेसोसियस और टेम्परेट डेसोसियस में। ये विंटर में लीव शेड करते हैं, वो समर में। यहां के कॉमन प्लांट है ओक, एस और बीच। ठीक है, और यहां के जो एनिमल है वो है डियर, हिरण आप जानते हो, फॉक्स आप जानते हो, फेमस है लोमड़ी, वुल्फ मतलब भेड़िया। ठीक है, भेड़िए से मुझे याद आया, दुनिया में आपने लॉयन देखा, सब देखे थे जंगल का राजा है, लेकिन वुल्फ एक ऐसा एनिमल है जिसको आज तक रिंग में नचाया नहीं जा सकता, यानी इसको डोमेस्टिकेटेड नहीं किया जा सकता। आप इसे 10 साल पिंजरे में बंद कर लो, रोटी दो, ये खाएगा क्योंकि जिंदा रहना है, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा ये भाग जाएगा, ये आप पे अटैक करेगा। और ये इतने लॉयल होते हैं कि जब भी हंट करते हैं तो यंग वाले इसमें हंट करते हैं, और सबसे पहले खाना अपने घर के ओल्ड पर्सन देते हैं। जब ओल्ड बूढ़े लोग खा लेते तब ये यंगस्ट का खाते हैं, और ये एक फीमेल पार्टनर के प्रति लॉयल होते हैं। यहां पे इस क्लाइमेट में कुछ पक्षी पाए जाते हैं, जैसे फीजेंट और मोनल। याद रखिएगा ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये जो पक्षी इसे बोलते हैं मोनल, सीधे सीधे एनसीईआरटी के नाम से एग्जाम में पूछ लेगा। ऐसे ही होता है ब्लू कलर का फीजेंट, मोर जैसा होता है। ये इस क्लाइमेट के फेमस बर्ड्स हैं। अब देखते हैं मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, इसको भूमध्य सागरीय वनस्पति बोलते हैं। इसकी विषय अभी तक क्या पढ़ा हमने, कॉन्टिनेंट के ईस्ट पार्ट में पाए जा रहे थे, लेकिन ये कहां पाया जा रहा है, कॉन्टिनेंट के वेस्ट पार्ट में या साउथ वेस्ट पार्ट में। ठीक है, ये मेनली पाया जाता है यूरोप, और यूरोप के बाहर भी कुछ कंडीशन में पाए जाते हैं। इनकी लोकेशन याद कर लेना, सीधे सीधे यूपीएससी ने अब तक
कम से कम 3 से 4 बार पूछा है और स्टेट पीसीएस ने 5 से 6 बार क्वेश्चन पूछा है इस पे। अब चाहे उसमें बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस, सब में आता है क्वेश्चन। देखो, यूएसए का कैलिफोर्निया साउथ वेस्ट में होगा, साउथ वेस्ट चिली, साउथ वेस्ट साउथ अफ्रीका केप टाउन, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये इसके रीजन, और ये रहा यूरोपियन रीजन। ठीक है, या इसकी लोकेशन याद रखिएगा, लोकेशन एग्जाम में पूछता है। ठीक है, ये इसकी कुछ वेजिटेशन है जो यहां पाई जाती है, यहां के वेजिटेशन की कुछ विशेषताएं होती हैं। पहले हम लोकेशन देख लेंगे, कैलिफोर्निया इन यूएसए, साउथ वेस्ट साउथ अफ्रीका, साउथ वेस्ट साउथ अमेरिका यानी चिली वाला, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो देख रहे हैं सारे लोकेशन कहां इसके, साउथ वेस्टर्न पार्ट में है। ठीक है, और इस क्लाइमेट की अभी तक हमने क्या देखा, हमारा जो इंडियन क्लाइमेट है मॉनसून क्लाइमेट, उसमें समर में रेनफॉल होती है, विंटर ड्राई होता है। लेकिन यहां पर क्या होता है, समर ड्राई होता है, विंटर रेनी होता है। यही अलग अलग कीवर्ड होते हैं। एग्जामिनर इन्हीं क्वेश्चन को स्टेटमेंट में डाल देगा और आपको कंफ्यूज करेगा। यहां पे विंटर को ड्राई कर देगा, समर को रेनी कर देगा, यही कंफ्यूज करेगा आप लोग को। इस ड्राई सीजन से बचने के लिए यहां के जो प्लांट होते हैं उनकी जो बार्क होती है, छाल मोटी हो जाती है और वैक्सी कॉटेड लीफ हो जाती है, चिकनी पत्तियां हो जाती हैं, जिससे यह ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया स्लो कर देते हैं, रेड ब्रीदिंग कम कर देते हैं, जिससे ये कम वाटर में भी सरवाइव कर सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, यहां के जो क्लाइमेट होते हैं वो फ्रूट कल्टीवेशन के लिए वर्ल्ड पॉपुलर है। ठीक है, इसीलिए इस क्लाइमेट को ऑर्चर्ड ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं या विश्व का फलों का बगीचा कहते हैं, क्योंकि ये सीट्रस फ्रूट्स यानी खट्टे रसदार फलों के लिए फेमस होते हैं, जैसे ऑरेंज यानी संतरे, फिग मतलब अंजीर, ऑलिव जैतून और ग्रेप्स अंगूर, ये इनके लिए फेमस होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको ऑर्चर्ड ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। यहां पे इसके कल्टीवेशन के लिए, फ्रूट्स के लिए लोगों ने यहां पर प्लांट को काट दिया है, बहुत ज्यादा इन वेजिटेशन को लॉस किया है। यहां पर कुछ आप लोग को पेड़ों के नाम मिलेंगे, जैसे मैक्यू बोलते हैं मेडिटेरेनियन रीजन में, चैपरेल बोलते हैं कैलिफोर्निया में, मॉन्ट्रियल बोलते हैं चिली में, फेवियस बोलते हैं अफ्रीका में, और माली बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ये इनकी सर्ब्स या झाड़ियां हैं जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में पाई जाती हैं। इनके नाम एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब आते हैं कॉनिफेरस। ठीक है, कॉनिफेरस ये पाए जाते हैं, इनको शंकुधारी, ये 50 से 70 लैटिट्यूड के बीच पाए जाते हैं, वो भी केवल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। आप कहोगे सर सदर्न में क्यों नहीं, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में 50 से 70 लैटिट्यूड के बीच में लैंड है ही नहीं है। जब लैंड है ही नहीं तो वहां पे फॉरेस्ट कैसे डेवलप होगा, पानी में थोड़ी फॉरेस्ट बनेगा। इस कैनिफेरस फॉरेस्ट को हम लोग टैगा भी बोलते हैं। टैगा एक रशियन लैंग्वेज का टर्म्स है। रशियन में टैगा का मतलब होता है अनटच यानी प्योर, यानी ऐसे फॉरेस्ट जिनका अभी तक कमर्शियल पर्पस से यूज नहीं किया गया है। ठीक है, ये टॉल होते हैं, सॉफ्ट वुड होते हैं, ये ट्री होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहां पे जो एनिमल पाए जाते हैं वो सिल्वर फॉक्स, मिंक और पोलर बियर। ये रही यहां पे सिल्वर फॉक्स, बहुत तेज शिकारी होती है, और ये रहा आपका पोलर बियर। ठीक है, अब आते हैं टुंड्रा।
टुंड्रा पाया जाता है बिल्कुल पोलर रीजन में, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के आसपास। ये यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका के पोलर रीजन में पाया जाता है ये क्लाइमेट। ठीक है, यहां के जो क्लाइमेट होता है उसमें 9 to 10 मंथ कैसा होता है, विंटर होती है। केवल 2 से 3 महीने समर होती है। उसी समय जब हल्की सी गर्मी पड़ती, थोड़ी सी मॉसेस, लीचेन और स्मॉल सर्फ्स डेवलप होती है। यानी छोटी झाड़ियां और घास कब डेवलप होती हैं, जब गर्मी का मौसम पड़ता है। यानी समर यहां पे बहुत छोटा होता है, केवल 2 to 3 मंथ का होता है। यह बता दिया मैंने, यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका के पोलर रीजन पाया जाता है। यहां के जो एनिमल है आपको दिखाई पड़ जाएंगे, फॉक्स, पोलर बियर, आउल, ठीक है, रैबिट, ये सभी पाए जाते हैं। ये यहां के एनिमल है। यहां के एनिमल को नेचर ने एक प्रोटेक्शन दिया है। क्या दिया है, ये अपने आप को इस क्लाइमेट में इजीली सरवाइव कर सकते हैं, इसीलिए इनकी स्किन और फर दोनों मोटे होते हैं, जिससे ये एक्सट्रीम वेदर में भी अपने आप को सरवाइव कर सके। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, देखो लिखा है सिनोफर, इससे कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में ये सरवाइव कर पाते हैं। यहां पे थोड़ी बहुत जो गर्मी में घास उगती है, उसी पर यहां के हर्बीवोर्स या शाकाहारी जीव सरवाइव करते हैं। थोड़ी बहुत घास उगती है जो आपको दिखाई पड़ रही है फिगर में। अब आते हैं ग्रासलैंड। देखिए, हमारे अर्थ पर 2 टाइप की ग्रासलैंड पाई जाती है। एक होती है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जिन्हें उष्णकटिबंधीय चारागाह बोलते हैं। यह पाया जाता है 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ, इसके बिटवीन पाई जाती है। यहां पर पाई जाती है तो सन की लाइट भी ठीक ठाक होती है, रेनफॉल भी अच्छी होती है, इसलिए यहां पर बरसात और गर्मी दोनों मध्यम होती है। वर्षा लगभग 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर के बीच होती है। इसलिए यहां पे ग्रास की जो हाइट होती है 3 से 4 मीटर तक होती है। इसलिए यहां की ग्रास को हम लोग एलिफेंट ग्रास भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एलिफेंट ग्रास बोलते हैं। इसकी हाइट एलिफेंट के बराबर हो जाती है। अलग अलग रीजन में इन घासों को अलग अलग नामों जानते हैं। लाइक ईस्ट अफ्रीका में इसे सवाना कहते हैं, ब्राजील में कैंपोस कहते हैं, और वहां पर इसको माटो ग्रासो भी बोलते हैं। ठीक है, वेनेजुएला में लानोस बोलते हैं और अफ्रीका में इसे पार्कलैंड भी बोलते हैं। श्रीलंका में इसे पटाना बोलते हैं। श्रीलंका में पटाना और अफ्रीका में पार्कलैंड भी बोलते हैं। पार्कलैंड अफ्रीका में। अब देखते हैं हम लोग यहां पे जो एनिमल पाए जाते हैं वो होते हैं आपके एलिफेंट, जेब्रा, डियर, जिराफ, लेपर्ड, लॉयन। ठीक है, अब देखते हैं टेम्परेट ग्रास। टेम्परेट ग्रास पाई जाती है 23 से 66.5 के बीच। ठीक है, और यहां पर क्या होता है, गर्मियां कम पड़ती है, रेनफॉल, देखो यहां पे ग्रास का नाम देख लो, वेनेजुएला में लानोस बोलते हैं, ब्राजील में देखो यहां पे माटो ग्रासो है। ठीक है, यहां पे देखो ग्रैंड चेको भी है, पराग्वे में लानोस भी है। देखो टेम्परेट ग्रासलैंड 66 और 23 के बीच पाई जाती है,
यहां इसको मिड लैटिट्यूड ग्रास बोलते हैं। यहां पे रेनफॉल 60 से 80 सेंटीमीटर के बीच होती है, लेकिन गर्मियां कम पड़ती हैं, इसलिए यहां की जो ग्रास होती है न्यूट्रिशियस होती है, इसीलिए यहां के एनिमल काफी हेल्दी होते हैं और दूध बहुत देते हैं। इसीलिए यूरोपियन कंट्री की एक गाय एक दिन में नॉर्मल 35 से 40 लीटर तक दूध देती है। ठीक है, हमारे वहां की गाय बहुत खुश हो जाए और बहुत अच्छा डीजे सुन ले या कोई पंजाबी सॉन्ग सुन ले, तब कहीं 2-3 लीटर देती है। ठीक है, तो यहां की घास न्यूट्रिशियस होती है, छोटी होने के बावजूद। यहां पे जो एनिमल वाइल्ड बफेलो, बायसन, एक टाइप की अमेरिकन भैंस बोलते हैं इसे, एंटीलोप यानी हिरण की एक प्रजाति होती है। अब देखो, टेम्परेट ग्रासलैंड के कुछ नाम देख लीजिए आप जो इंपॉर्टेंट है। लाइक प्रेरी बोलते हैं इसको यूएसए में। इसे ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, क्योंकि यहां पे व्हीट प्रोडक्शन सरप्लस होता है जो दुनिया में बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। पुस्ताज बोलते हैं इसको हंगरी में। स्टेपी बोलते हैं रशिया या सेंट्रल अमेरिका में। मंचूरिया जो खाते हो मंचूरियन, वो चाइना, वो ग्रासलैंड के नाम पे है। पंपास बोलते हैं अर्जेंटीना में। वेल्ड बोलते हैं साउथ अफ्रीका में। डाउन्स बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। कैंटम्परेरी बोलते हैं न्यूजीलैंड में। ये नाम याद किया। वहीं देखो ट्रॉपिकल ग्रास, लानोस वेनेजुएला। सवाना बच्चों यहां पे गलत दे रखा है, ये सवाना नहीं होगा, ये माटो ग्रासो होगा और कैंपोस होगा। सवाना अफ्रीका में होगा, ये सही है। तो वो सवाना, ये हालांकि लोकल ग्रासों को सवाना ही बोलते हैं, ठीक है, जो ट्रॉपिकल होती है, इंडिया में भी उसको सवाना बोलते हैं, लेकिन मेनली ये अफ्रीका में बोला जाएगा। अब देखो इनके अलग से नाम दे रखे हैं, जैसे अर्जेंटीना में पंपास, प्रेरी यूएसए में, वेल्ड साउथ अफ्रीका में, स्टेपी रशिया में या सेंट्रल एशिया में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और जिस भी आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाओगे, चाहे यूपीएससी का चाहे स्टेट पीसीएस का, इस टॉपिक से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, अब आते हैं सर्स यानी झाड़ियां। ठीक है, ये 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। देख रहे हैं यहां पे, ये जनरली ड्राई सीजन में, ड्राई क्लाइमेट में पाए जाते हैं। ये एक पक्षी है जो राजस्थान में पाया जाता है, इसे बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसे राजस्थान में गोड़ावल बोलते हैं, और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इस पे यूपीएससी ने अभी तक 2 बार क्वेश्चन पूछा है पिछले 5 सालों के अंदर। इनके नंबर लेस देन 100 बचे हैं। इनका कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम चल रहा है, इनको जंगल से निकाल के, इनको अंडे द्वारा बच्चे निकाल कर उनको तैयार करके फिर जंगल में छोड़ा जा रहा है। थ्रोनी बुशेस, कटीली झाड़ियां बोलते हैं इसको, ये ड्राई क्लाइमेट पाया जाता है। यहां के जो प्लांट होते हैं कैक्टस, बबूल, एकेसिया, ये सारे प्लांट होते हैं। यहां वर्षा यानी रेनफॉल बहुत कम होती है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, वेजिटेशन बहुत कम होता है, दूर दूर तक आपको वेजिटेशन नहीं मिलता है देखने को। अब आते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। इनको हम लोग टाइडल फॉरेस्ट बोलते हैं। क्यों? जब टाइड्स द्वारा पानी, ओशन का पानी लैंड मिल जाता है, तब वहां का वाटर सॉल्टी हो जाता है, और उस सॉल्टी वाटर में जो प्लांट डेवलप करता है, उन्हें बोलते हैं मैंग्रोव प्लांट। मैंग्रोव प्लांट हमारे कोस्टल इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। ये सुनामी, साइक्लोन, कोस्टल एरोजन, एक्वेटिव एनिमल,
और जो जैसे लाइक क्रोकोडाइल और आपका टॉर्टोइस, उनके लिए नेस्टिंग ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं। अगर ये एरिया नहीं होंगे तो इन फ्यूचर में ये सभी एनिमल भी इस अर्थ से एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसीलिए मैंग्रोव हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। सबसे फेमस जो मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया है वो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो सॉल्टी वाटर में सरवाइव करते हैं, हाईली डेंस होते हैं। ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं वेस्ट बंगाल में। इनको सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। ये गंगा, ब्रह्मपुत्रा और कृष्णा गोदावरी नदियों के आसपास पाए जाते हैं। इसका नाम सुंदरबन क्यों पड़ा है? क्योंकि यहां पे सुंदरी नामक प्लांट की स्पीसीज पाई जाती है। इसी के नाम पे इसको सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। यहीं पे इंडिया का नेशनल एनिमल रॉयल बंगाल टाइगर भी पाया जाता है। यहां पे अदर प्लांट होते हैं, पाम, कोकोनट, कोरिया, अगर, ये सभी होते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग सभी लोग। ये जो वही है, ड्राई लैंड प्लांट है, एकेसिया, बबूल, ताड़, जो ड्राई क्लाइमेट पाए जाते हैं वो है आपके। अब आते हैं माउंटेन फॉरेस्ट। अभी तक हमने जो देखे हैं वो देखे हैं आपके हॉरिजॉन्टल डिवीजन। अब देखेंगे वर्टिकल डिवीजन। वर्टिकल डिवीजन क्या होता है? अगर आप एक लैंड पे खड़े हैं तो इसके ऊपर ऊंचाई की साइड जाएंगे तो हाइट के अकॉर्डिंग वेजिटेशन के टाइप्स चेंज होते हैं, उनको बोलते हैं माउंटेन वेजिटेशन। ठीक है, यहां पर ट्रॉपिकल से लेकर टुंड्रा और अल्पाइन तक के आपके वेजिटेशन पाए जाते हैं। ये हाइट दे रखी है, हाइट के अकॉर्डिंग। लेकिन हम यहां से देखते हैं, अब देखो, जैसे जीरो से अगर 1000 किलोमीटर मीटर की बात करेंगे तो इसे बोलेंगे ट्रॉपिकल वेजिटेशन। ठीक है, इसमें नॉर्मल जो हमारे आसपास प्लांट पाए जाते हैं, ठीक है, आपके नीम हो गए, मैंगो हो गए, ये सभी पाए जाएंगे। लेकिन 1000 से लेके 2000 तक यहां पे वेट टेम्परेट क्लाइमेट पाया जाएगा और यहां पे ब्रॉड लीफ ट्री पाए जाएंगे, चौड़ी पत्ती के पेड़ पाए जाएंगे। लाइक ओक। ओक देखो हमने टेम्परेट में पढ़ा था, तो वो था हॉरिजॉन्टल डिवीजन। अब हम यहां देख रहे हैं वर्टिकल डिवीजन। ये हो जाएगा चेस्टनट। ये प्रोमिनेंट स्पीसीज पाई जाती हैं माउंटेन में। हाइट ध्यान रखना, ये हाइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे 1500 टू 1750 मीटर। ठीक है, यहां पर कौन से प्लांट पाए जाएंगे? यहां पे पाए जाएंगे चीर, पाइन। इन प्लांट का कमर्शियल पर्पस से बहुत यूज होता है, फर्नीचर वगैरह समथिंग। वहीं 2000 से 3000, देखो ये कभी आप डेटा मत याद करना, डेटा बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम नहीं आते, ये जनरली स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस हाइट पे क्या पाए जाएंगे? देवदार, ब्लू पाइन, स्प्रूस, ये सभी पाए जाएंगे। और यहीं पर कुछ बहुत सुंदर सुंदर ग्रासलैंड पाई जाती है, जैसे मर्ग, ठीक है, गुलमर्ग, सोनमर्ग और बुग्याल। ये सभी इसी हाइट पे ग्रासलैंड पाई जाती है। ये इन प्लांटों के नाम है, देख रहे हैं सुंदर सुंदर पेड़ पाए जाते हैं। वहीं 3000 टू 4000 मीटर पे अल्पाइन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। यहां पे जो प्लांट के नाम होंगे सिल्वर फर, जूनिपर, रेडोटन, ये सभी स्पीसीज। हाइट और स्पीसीज का नाम याद रखिएगा। यहां पर कुछ ट्राइब्स पाई जाती हैं, जैसे गुज्जर, बकरवाल, भोटिया और गद्दीस। ये सब क्या होते हैं? ट्रांस ह्यूमन। ये ट्रांस ह्यूमन क्या होते हैं? जो अपने जानवरों के साथ प्लेस टू प्लेस मूव करते रहते हैं, पॉस्चर, लैंड एंड वाटर के लिए। ठीक है, गर्मियों में पहाड़ों पे जाते हैं, ठंडियों में वापस चले जाते हैं।
ऐसे लोग को बोलते हैं ट्रांस वुमन या ऋतु प्रवास। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए बच्चों, ये थी आज की लेक्चर। होपफुली आपको मजा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और होपफुली आप लोग को पसंद आएगा। और पसंद आए तो सभी लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।